बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में 44 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। जेडीयू उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में कैबिनेट मंत्री विजेंद्र यादव को सुपौल से टिकट मिला है। फुलपरास से शीला मंडल को टिकट मिला है। जेडीयू की दूसरी लिस्ट में 9 महिलाओं को भी टिकट मिला है। जेडीयू ने अपनी दूसरी लिस्ट में अपने 13 विधायकों पर फिर भरोसा जताते हुए उन्हें फिर से उम्मीदवार बनाया है। जेडीयू ने बाहुबली आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को नबीनगर से चुनावी मैदान में उतारा है। जेडीयू ने अपने विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह को वाल्मीकि नगर, शालिनी मिश्रा को केसरिया, सुधांशु शेखर को हरलाखी, मीणा कामत को बाबू रही से टिकट दिया है। जेडीयू की इस लिस्ट में जमा खान का नाम भी शामिल है। वो 2020 के विधानसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर जीते थे। इससे पहले जेडीयू ने पहली लिस्ट में 57 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। इसके साथ ही जेडीयू ने अपने कोटे की सभी 101 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन की अंतिम तारीख कल है। आज कई बड़े नेता पर्चा दाखिल करने वाले हैं। इनमें से सम्राट चौधरी भी हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तारापुर सीट से भाजपा उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इस दौरान उनके साथ बिहार के तमाम बड़े नेता मौजूद होंगे। तारापुर सीट जमुई लोकसभा क्षेत्र में आता है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। राजनीतिक दलों की ओर से उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जा रही है। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव अपने दम पर राजनीति में कूद पड़े हैं। जनशक्ति जनता दल ने सोशल मीडिया पर तेज प्रताप यादव का एक वीडियो शेयर किया और लिखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव महुआ विधानसभा सीट के लिए नामांकन करेंगे। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। वहीं तेज प्रताप यादव ने वीडियो में नामांकन दाखिल करने के दौरान महुआ की जनता को उपस्थित रहने की अपील की है। एक तरफ एनडीए दमखम के साथ चुनाव मैदान में डटी हुई है, तो वहीं महागठबंधन में सीट शेयरिंग का मसला उलझा हुआ है, जबकि कल नामांकन भरने की आखिरी तारीख है। विरोधी खेमे की यह हालत देखकर बीजेपी भी चुटकी ले रही है। बिहार में बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि महागठबंधन का सिर्फ टव्वल जनता समझ रही है, जबकि एनडीए 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। एनडीए गठबंधन इतने पारदर्शिता के साथ और मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। मतदाता इस बात को समझ रही है कि जिसका शुरुआत अच्छा है वही अच्छा कर सकता है। और जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस में माथा फुटव्वल हो रहा है और जिस तरह से अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है, जनता इस बात को समझ रही है कि महागठबंधन यानी राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस को अगर सरकार में लाएंगे तो उसकी स्थिति क्या होगी। एनडीए चाहती है कि बिहार विकसित हो और इसीलिए हम 2/3 से ज्यादा बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। हमारे सभी नेता आ रहे हैं, आज श्री अमित शाह जी आ रहे हैं और हमारा कार्यक्रम अनवरत चलता रहेगा। और बिहार की सियासत पर और बात करने के लिए मधुरेश और कुमार आलोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार आलोक, सबसे पहले आपका रुख करते हैं और जानना चाहेंगे कि जैसे किसी स्पर्धा में शामिल होने से, किसी दौड़ में शामिल होने से पहले वार्म अप किया जाता है, क्या आपको लगता है महागठबंधन का वार्म अप व्यर्थ जा रहा है? कल आखिरी तारीख है नामांकन भरने की। वोट अधिकार यात्रा तो निकाली गई, लेकिन नाम नहीं तय हो पा रहे। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर सिर्फ फुटबॉल है आरजेडी के साथ, उसको देखकर तो यही लगता है कि आज भी अगर कांग्रेस अपने पूरे उम्मीदवारों की सूची जारी कर पाती या नहीं, क्योंकि कल जब एयरपोर्ट से दिल्ली से पटना एयरपोर्ट पे उतरे राजेश राम जो कांग्रेस के अध्यक्ष है और कृष्णा अलवरू जो बिहार के प्रभारी है, इसके अलावा उनके साथ शकील अहमद खान जो बिहार विधानसभा में कांग्रेस विधान मंडल के नेता है, तो इन तीनों को इतना विरोध किया गया और खासकर ऐसी नौबत आ गई, मारा पीटी की नौबत आ गई और इन लोगों को बच के भागना पड़ा, तीनों को बच के भागना पड़ा। और वहां जब हमने कारण जानना चाहा कि ऐसी स्थिति क्यों आई, तो एक सीट है विक्रम विधानसभा है जो पटना जिले में आता है और वहां से जो पिछली बार जो जीते थे कांग्रेस के टिकट पर, इस बार वो बीजेपी में चले गए हैं और बीजेपी ने उनको टिकट भी दे दिया। सिद्धार्थ एक बड़े चिकित्सक उत्पल कांत के बेटे हैं
उसके बाद जो बीजेपी से चुनाव जीता करते थे वो इस बार कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और कांग्रेस ने उनको टिकट दे दिया है। इसको लेकर के काफी, अनिल शर्मा नाम उनका, तो इसको लेकर के भारी बवाल हुआ और लोगों का कहना है कि राजेश राम और अल्लाह बरू ने मिलकर 5 करोड़ रुपए में टिकट को बेच दिया। तो इसको लेकर के काफी हंगामा रात भर एयरपोर्ट पे होते रहा और उसके बाद आज जब जो 22 सीटें उन्होंने सूची जारी की है, इसके अलावा माना जा रहा है कि 60 सीटों पर कांग्रेस मान गई है। हालांकि आरजेडी देने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि पिछली बार जो हमने गलती की थी, यानी 70 सीटें नंबर के हिसाब से तो ज्यादा था, दे दी गई थी, लेकिन हमें वो सीटें दी गई जो काफी टफ था। कम से कम 45 सीटें वैसी थी जो टफ था, वहां से बीजेपी और यानी एनडीए, जेडीयू और बीजेपी जीतते आई है और उस सीट पर जितना मुश्किल था। लेकिन इस बार वो गलती हम नहीं करेंगे, भले ही 60 सीटें लेंगे लेकिन हम विनिंग सीटें लेंगे। और खासकर सीमांचल जो अल्पसंख्यक बहुल इलाका है, वहां से ज्यादा सीटें चाहती है कांग्रेस, क्योंकि उनके 3 सांसद हैं, उधर से ही सांसद है, कटिहार से तारिक अनवर हैं, फिर आप किशनगंज से उनके सांसद हैं, पूर्णिया से पप्पू यादव हैं, और इधर जो तेजस्वी है या राष्ट्रीय जनता दल है, ये नहीं चाहते कि जो एमवाई का खिताब उनके पास है, मुस्लिम यादव का कॉम्बिनेशन है, तो वो नहीं चाहते कि कांग्रेस इसमें डेंट करे। तो ये बहुत बड़ा जो कांग्रेस और आरजेडी के बीच चल रहा है, आप कह सकते हैं कि सरफटोल चल रहा है, या और भी कोई शब्द का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको संभालना दोनों के लिए मुश्किल हो रहा है। अब देखना होगा कि आज शाम तक ये आशा की जा रही है कि महागठबंधन एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। और यही कारण था कि आपने देखा होगा कि जो भी कांग्रेस को जो भी सिंबल दिया गया है, वो सोशल मीडिया के माध्यम से दिया गया है। यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप पे आते गया कि हाँ भाई, इनको टिकट मिला, इनको सिंबल मिला, इनको सिंबल मिला। सार्वजनिक रूप से घोषणा नहीं की गई। अगर सार्वजनिक रूप से घोषणा की जाती तो वही हाल होता जो कल एयरपोर्ट पर शाम में कांग्रेस के नेताओं के साथ हुआ था। जी मधुरेश, क्या आप ये मानते हैं कि बिहार जैसे राज्य में सोशल इंजीनियरिंग के साथ राजनीतिक पार्टियों के लिए खासकर गठबंधन साथियों को साधना एक चुनौती तो होता है? एनडीए ने साध लिया जब सीटों का बंटवारा हुआ और उसके बाद अब जब नामों की घोषणा कर दी गई है, ऐसे में क्या हम गठबंधनों के झगड़े में कहीं उस फैक्टर को भूल रहे हैं जो प्रशांत किशोर एक फैक्टर इस चुनाव में होने जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो एनडीए है वो एक कदम आगे पहले से ही चल रही है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सबसे पहले तय करके अनाउंस कर दिया। उसके बाद बीजेपी ने अपने 101 कैंडिडेट 101 विधानसभा सीटों पे प्रत्याशी उतारना था, उतने कैंडिडेट की घोषणा कर दी। जदयू को भी 101 सीटों पर प्रत्याशी उतारना था, उनकी भी घोषणा हो गई। जीतन राम मांझी की जो पार्टी है हिंदुस्तान आवामी मोर्चा सेकुलर, 6 सीटों पर उनको प्रत्याशी उतारना था, उन्होंने अपने प्रत्याशी उतार दिए। लगभग सारे जो प्रत्याशी हैं उनके नाम की घोषणा हो चुकी है। लेकिन महागठबंधन में अभी तक जो स्थिति है ऊहापोह की, वो लगातार बनी हुई है और इससे सिर्फ नेता ही परेशान नहीं है, इससे कार्यकर्ता भी परेशान है। कल नामांकन का आखिरी दिन है, प्रत्याशी को पता नहीं है कि किसे नामांकन कब करना है। डॉक्यूमेंट तैयार करने पड़ते, कई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, वो तैयार करने पड़ते हैं, लेकिन प्रत्याशी को पता नहीं है उसका टिकट कटेगा अथवा उसे सिंबल मिलेगा। ऐसे में कार्यकर्ताओं के लिए भी परेशानी का सबब है। इन सब के बीच में प्रशांत किशोर जिस तेजी से 3 साल पहले यात्रा लेकर के आगे चले थे और जिस तेजी से लोगों के बीच उन्होंने अपनी पकड़ बनानी शुरू की थी, कहीं ना कहीं कल उनके एक बयान से इस पूरी यात्रा और उनकी पूरी मेहनत को एक झटका लगता हुआ दिख रहा है। प्रशांत किशोर ने एक घोषणा कर दी कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब इससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का जो हमारी कार्यकर्ताओं से जब बात हुई तो उनका कहना है कि नहीं, प्रशांत किशोर को किसी भी एक सीट से कम चुनाव लड़ना चाहिए था। उनके चुनाव नहीं लड़ने से कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो गिरा है। तो ये कहीं ना कहीं जो चुनाव है इसमें इसका फर्क भी देखने को मिलेगा। तो प्रशांत किशोर एक फैक्टर तो जरूर है। अगर बात की जाए, प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि जो 30% लोग मतदान नहीं करते हैं वो उनको मतदान करेंगे। तो अगर उनकी दावे को माना जाए तो 30% एक बड़ा आंकड़ा है जो बिहार में जिन वोटरों पर वो क्लेम कर रहे हैं। और इतने बड़े वोटरों पर क्लेम करने वाले व्यक्ति जो पार्टी है उसका जो शीर्ष नेतृत्व है, उसका जो संस्थापक है, जब वो खुद चुनाव नहीं लड़ता है तो फिर कितना फर्क पड़ेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में, ये तो देखने वाली बात है। जी आलोक, प्रशांत किशोर का ये ऐलान कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसे किस तरह से उनका कार्यकर्ता देख रहा है, बिहार की जनता देख रही है, बिहार की राजनीति पे क्या कोई बड़ा असर पड़ेगा? क्योंकि ये माना जा रहा था कि प्रशांत किशोर का मैदान में होना किसी को तो नुकसान पहुंचाएगा।
देखिए, पहले ये चर्चा थी कि प्रशांत किशोर 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे। एक तेजस्वी यादव खिलाफ राघोपुर में, और दूसरी जो सीट है करगहर, जहां से करगहर जो रोहतास में है ये सीट, जहां उनकी जन्मभूमि है, तो 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बाद में आते-आते हुआ कि नहीं, अगर प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे तो वो उनको इन्वॉल्व हो जाना पड़ेगा और बाकी प्रत्याशियों के लिए वो प्रचार नहीं कर पाएंगे। लेकिन पिछले दिनों जब उन्होंने चुनाव प्रचार की शुरुआत वहाँ राघोपुर से की, तो वहां पर जिस तरीके से उनका खैर मकदम हुआ, जिस तरीके से स्वागत हुआ, जिस तरीके से वेलकम हुआ, उससे काफी अभिभूत देखे, और उन्होंने कहा कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व फैसला लेगा तो हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन अचानक जब उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में एक आप कहें कि मायूसी हुई, और इस मायूसी का उन्हें हम तो नहीं कहते उनको एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि एक मोमेंटम बना था प्रशांत किशोर का। अगर राघोपुर में वो जाते, और तेजस्वी के बाद जब प्रशांत किशोर की घोषणा होनी थी कि प्रशांत किशोर राघोपुर से लड़ेंगे, तो वो भी एक और सीट तलाशने लगे। और प्रशांत किशोर का बयान भी था कि मैं अगर आ गया यहाँ से राघोपुर से, तो राहुल गांधी की तरह तेजस्वी को भी अमेठी और वायनाड का ऑप्शन लेना पड़ जाएगा। जी, और ये एक सीट उन्होंने समस्तीपुर की एक सीट तेजस्वी को फुलपरास विधानसभा सीट से भी लड़ने की चर्चा हो गई थी। लेकिन अचानक न लड़ने का फैसला खासकर हम समझेंगे प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी की सेहत के लिए ठीक नहीं है। आप रितु जी आप याद करेगी कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस में जब अरविंद केजरीवाल उतर गए थे 2014 में, तो वो जानते थे कि मुझे नहीं जीतना है, लेकिन इतने बड़े शख्सियत के खिलाफ वो चुनाव लड़े, तो उसका फायदा उन्हें दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिला। तो प्रशांत किशोर अगर तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ते, तो उनकी पार्टी को तो फायदा मिलता ही। दूसरी चीजें और आ रही जो अन्य पार्टियों में आती है, जैसे प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम बिल्कुल अलग है, हमारी पार्टी का सोच बिल्कुल अलग है, दृष्टिकोण अलग है, लेकिन उनकी पार्टी में भी बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही है कि टिकट से जो बेटिकट हुए हैं, उनका मानना है कि प्रशांत किशोर करोड़ों में लाखों में वो टिकटों का सौदा कर रहे हैं। तो ये आरोप प्रशांत किशोर पर भी लग रहा है। अब इन आरोपों का जवाब अभी तक पार्टी की ओर से नहीं आया है, लेकिन अब नामांकन, पहले चरण के नामांकन का कल आखिरी दिन है। प्रशांत किशोर लगभग अपनी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुके हैं। कुछ और सीटें हैं जो उसे भी जल्द ही वो उसकी घोषणा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक, आपका भी, मधुरेश आपका भी, बिहार की पूरी चुनाव पर बात करने के लिए।